गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। जो वीडियो कल हमने सेंड किया था उसमें हमने पढ़ा था प्लासी का युग, और आज हमारा है फर्स्ट चैप्टर से ही। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, यानी प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अनेक प्रकार के लालच देकर बहुत धन प्राप्त किया। अब मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र द्वारा मीर जाफ़र को अपने षड्यंत्र में शामिल करके सिराजुद्दौला का वध कर दिया था। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को लालच देकर या कोई लोभ देकर उसको बंगाल का नवाब बनाने का सोचा था और बनाया था। तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अनेक प्रकार के लालच देकर उससे बहुत सारा धन प्राप्त किया। कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मीर जाफ़र और भी महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होता चला गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, परंतु मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी साबित हुआ। यानी वो क्या हुआ कि वो अंग्रेज़ों की बातों में नहीं आया और उसने अंग्रेज़ों की बातों का विरोध किया। अंग्रेज़ लोग उससे डरने लगे, उनको उसका भय होने लगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अच्छा, मीर कासिम अब किसकी शरण में गया? मीर जाफ़र जो है अवध के जो नवाब थे, मुग़ल बादशाह शाह आलम के पास गया और उनसे अपनी व्यथा बताई। तो मीर जाफ़र और मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम ने मिलकर कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये जो उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया था कंपनी के विरुद्ध, ये युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाया। बक्सर में उस संयुक्त सेना किसकी थी? मीर कासिम, मीर जाफ़र और शाह आलम की संयुक्त सेना ने कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया 1764 में। 1764 में युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय हुई और कंपनी की विजय हुई। इस युद्ध से ये लाभ हुआ कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त हुई और कंपनी अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी बन गई। अब है कंपनी शासन का विकास। कंपनी शासन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विकास कैसे हुआ? अंग्रेज़ सरकार ने नियामक कानून पारित किया 1773 में, 1773 में। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके अंकुश में रखा गया। यानी ये जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। इस तरह से क्या हुआ कि जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार थे वो कंपनी के अंतर्गत या कंपनी के अधिकार में आ गए। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठों के साथ उसका संघर्ष हुआ। जब वह वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय मराठे भी अपने पूरे अस्तित्व में थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी जाति मानी जाती थी। तो
गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय विश्व युद्ध किया। अब प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ, समय मराठों के साथ संघर्ष हुआ। प्रथम मराठा युद्ध तथा द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ गई, क्योंकि उस समय क्या था कि मराठा जो जाति थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। तो मराठी सेना के सामने कंपनी की समस्या बढ़ती चली गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर के रूप में कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। तो उसने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ती चली गई। और वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर के रूप में कॉर्नवालिस आया, जिसके साथ टीपू सुल्तान का तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान मैसूर का बाघ भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ यानी मैसूर का शेर भी कहा जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मराठा और निजाम की सहायता ली। तीनों को सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई, क्योंकि ये तीनों उस समय आपस में मिल गए थे और षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया और जिससे उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद वेलेज़ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वेलेज़ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, जिसने सहायक संधि योजना की शर्तें रखी। सहायक संधि योजना ये भी भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, इसने सहायक संधि योजना लागू की और बहुत सारे राज्यों को अपने कंपनी शासन में सम्मिलित किया। सहायक संधि योजना की शर्तें, सहायक संधि योजना की यानी कंपनी की अन्य राज्यों के सामने क्या शर्तें थी वो इसमें बताया गया है। सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी और राज्य को बाह्य आक्रमणों से बचाएगी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सहायक संधि योजना स्वीकार करने जो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि योजना को स्वीकार करेगा, कंपनी सरकार उसको प्रशिक्षित सैन्य यानी एक सेना दल प्रशिक्षित यानी ट्रेंड सेना दल उसको प्रदान करेगी और राज्य की बाह्य आक्रमण यानी जो बाहर से आक्रमण अगर किसी राज्य पर होते हैं तो उस राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगी। नेक्स्ट है, उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्य को सेना खर्च या उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। तो उस कंपनी का क्या मकसद था कि यदि वो उनको सैन्य दल प्रदान करेगी तो राज्यों को भी उसके बदले में उनकी सेना का खर्च उनको अंग्रेज सरकार को देना पड़ेगा। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्यों से युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। यदि कंपनी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार अंग्रेज लोग अनुमति नहीं देंगे तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेगा। ये कंपनी सरकार का एक चाल कह लीजिए या षड्यंत्र कह लीजिए, जो कंपनी सरकार ने अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों के समक्ष रखा था। नेक्स्ट है, राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि जिससे वो राज्यों पर अपनी नज़र रख सके। कुछ कि जो भारतीय लोग हैं, जो राज्य हैं, वो आपस में तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं,
इसलिए कंपनी ने ऐसा निर्णय लिया कि एक अंग्रेज प्रतिनिधि को राज्य अपने पास रखेगा। अन्य विदेशी को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना पड़ेगा। अब राज्य में तो क्या होता है कि कोई भी नौकरी पर आकर रह लेता है, या राज्य जो राजा लोग होते हैं नौकरी पर किसी को भी रख सकते थे, लेकिन कंपनी का सख्त आदेश था कि जो भारतीय राज्य हैं वो अन्य किसी भी विदेशी को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे। तो यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। मीठे जहर के समान कैसे थी? क्योंकि राज्यों को ना ये निगलते बन रही थी ना उगलते बन रही थी, एक गले की हड्डी के समान बन गई थी। इसलिए इसको मीठा जहर कहा गया है, क्योंकि कंपनी सरकार की ये शर्तें भारतीय राज्यों के साथ रखी गई थी। जिसने ये स्वीकार की उनको ये सब भुगतना पड़ा। वेलेज़ली ने बहुत से राज्यों को कंपनी में शामिल किया। योजना स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो थे निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले, होलकर। इन सब राज्यों ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि योजना की सभी शर्तों को मान लिया था, लेकिन ये सहायक संधि योजना उनके लिए एक मीठे जहर के समान साबित हुई। तो बच्चों, ये चैप्टर हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो तुम्हारा होमवर्क है वो है ये बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारी दीजिए, सहायक संधि योजना की शर्तों को लिखिए। थैंक यू।